हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे भी होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कल जो सोशल साइंस का आपका पेपर है 10th क्लास का, उसके वन शॉर्ट वीडियो टोटल एमसीक्यू और गारंटी के साथ और तथा दावा भी करता हूं कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन एमसीक्यू वाला नहीं जाने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर इतने आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऐसे समझिए कि आप अपने 20 नंबर पक्के कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और 20 में 20 पक्का इस एक वीडियो से ही आप मात्र ला सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर करिए क्योंकि आपको सुबह पेपर होना है और हो सकता है इसके दो पार्ट बने। एक पार्ट में आधा हो जाएगा और एक पार्ट में जो होगा आधा बचेगा, वो अगले नेक्स्ट भाग में हम इसको करा देंगे। तो अभी देखिए, बार बार इसी वीडियो को देख लीजिए, अन्यथा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के माध्यम से आप एकमात्र वीडियो से ही 20 में 20 करके आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो इसका जो सही जवाब है आपका, वो है फ्रांस की क्रांति। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए हमारा इसका जवाब हो चुका है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर होगा हमारा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके देखिए कुछ डिटेल भी नीचे दे रखे है बाबू। तो यहां देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कौन सा? वेसी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सीमा बेल्जियम अपनी साझा करता है। तो देखिए, सीमा साझा करने से ऑप्शन तो इसका सी बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ और ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। जैसे बेल्जियम की सीमा पे कौन लगता है? फ्रांस लगता है। ठीक है, लग्जर लगता है, लग्जर। ठीक है, इसके बाद नीदरलैंड से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये कुल मिला के हमारी सीमा साझा करता है। तो इनमें से कोई भी आपको दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अपने। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए और पता भी होगा कि जो यंग इटली बनाया था, एक जो गुप्त संगठन था, वो किसके द्वारा बनाया गया था। इसकी स्थापना अगर बात करते हैं बच्चों, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है मेरे प्यारे बच्चों सन 1831 में। ठीक है, कब होती है बेटा? 1831 में। चलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो किसके द्वारा होती है? तो बोलेंगे ज्यूसेपे मोत्सनी के द्वारा। ठीक है, हमारा आंसर क्या बन गया? ज्यूसेपे मोत्सनी के द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 4 कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अभी ऊपर हमने बताया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या बनने वाला है? वो राइट आंसर आपका होने वाला है 1789। ठीक है, कब हुई थी? 1789 में। आगे थोड़ा और देखेंगे कि 7 मई 1789 प्रारंभ होती है और 1799 तक किसी न किसी रूप में ये चलती रहती है। ठीक है, किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुई थी और कब तक चली थी। तो याद रखेंगे कि कब से शुरू होती है। शुरू होती है ये 1789 से
और कब तक चलती है, तो बोलेंगे 1799 तक ये चलती है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, सामाजिक असमानता को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये है, हमारा राइट आंसर होगा इसका, इटली का एकीकरण किसके द्वारा होता है, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे पहुंचते हैं और 6 नंबर का प्रश्न हमारा जो है वो प्रश्न क्या है देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वियना की संधि कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वियना की संधि कब हुई थी, बताएंगे एक बार सभी बच्चे, वियना की संधि कब हुई थी। ठीक है, बोलेंगे वियना की संधि कब हुई थी, तो ये होती है 1815 में, यानी 25 मार्च 1815 को। ठीक है, 25 मार्च 1815 को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कब होती है संधि ये, 25 मार्च 1815 में। ऑस्ट्रिया प्रेशिया रूप के यहाँ देख सकते हो कि कुछ और भी आपको मिलेगा। यहाँ देखेंगे कि वियना की संधि 25 मार्च 1815 में नेपोलियन के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन बहाल करने का एक प्रयास था। बेटा क्या था, ये एक प्रयास था। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इस कंडीशन में, हमारा हो जाता है 1815 में। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्यूसेपी मोत्सनी का संबंध किससे था। जी बिल्कुल, ज्यूसेपी मोत्सनी का संबंध किससे था, इटली के एकीकरण से। किससे था, इटली के एकीकरण से इनका संबंध था। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संबंधित था, नेपोलियन किससे संबंधित था, या फिर अथवा में आ सकता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो ध्यान रखना है नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि नेपोलियन जो था वो फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, और ये 1804 से आगे भी ध्यान रखना कि 1804 से 1814 तक फ्रांस का क्या रहा, सम्राट रहा था। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेटा याद कर लेना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लिख इम्पोर्टेंट में डाल देना। क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो याद रखना है कि ऑटो वॉन की। किसकी थी, ऑटो वॉन की थी भैया, किसकी थी, ऑटो वॉन की। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, मतलब किसको नहीं जोड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। ओके, क्या हो जाएगा, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को इसमें नहीं जोड़ा गया था। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि 1861 में, ठीक है क्या है बेटा, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, इमैनुअल द्वितीय को। किसको, इमैनुअल द्वितीय को। आंसर क्या है हमारा, इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है बेटा, इमैनुअल द्वितीय को क्या किया गया था, सम्राट किसे घोषित किया गया था, इमैनुअल द्वितीय को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था। मतलब यंग इटली की स्थापना बोल सकते हो, या फिर यंग इटली किसने संगठन बनाया था। तो बेटा यहाँ जो आंसर होने वाला है हमारा,
वो क्या हो जाता है, यहाँ जो आंसर होगा हमारा वो ज्यूसेप मोत्सनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। बेटा क्या है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो याद रखना है इसमें विलियम प्रथम के लिए। ठीक है, विलियम प्रथम के लिए क्या रखा गया था, सम्राट घोषित किया गया था विलियम प्रथम के लिए, विलियम कैसर विलियम प्रथम। तो इसका जो आंसर सही बनेगा हमारा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बढ़ेंगे आगे। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का, ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। चलिए बोलेंगे किस प्रकार का शासन था, सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। तो याद रखना है कैसा था, ए इसका करेक्ट नहीं बेटा, सॉरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, असीमित राजतंत्र था। ठीक है, कैसा था, असीमित इसका राजतंत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। जर्मन संस्कृति में वोक्स ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। तो याद रखेंगे आम जनता, नहीं आम जनता इसमें बेटा गलत है, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है, राष्ट्र। ठीक है, क्या है, राष्ट्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यूसेपे मोत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। फिर से पढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन कि ज्यूसेपे मोत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो इसका जो सही आंसर होगा यंग इटली। ठीक है, क्या हो जाएगा, यंग इटली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यंग काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थीं। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थीं, विद्रोह, शांति, अश्वेत शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसका वो हो जाएगा अश्वेत शक्ति का। ठीक है, अश्वेत शक्ति का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो वहां की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने बात बोली थी, ये एक महान, देखिएगा कौन थे, ये हमारे नेपोलियन जब फ्रांस का एक महान शासक बन चुका था तो उस समय प्रभाव दूसरे यूरोप पर था और उसी समय उपयुक्त कथन मैटरनिख द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैटरनिख द्वारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे 19 क्वेश्चन की तरफ। और 19 क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, मतलब नेपोलियन कब पराजित हुआ, हराया कब गया था। तो याद रखोगे नेपोलियन के जो हारा था वो कब हारा था, सन 1817 में। ठीक है, नेपोलियन कब हारा था, 1817 में नेपोलियन जो है हारा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद का क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा फ्रांस। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, ऑटो मार्क का संबंध जो था, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था वो कहाँ का रहने वाला था, जो जर्मनी का रहने वाला था। ध्यान रखना है कुछ जुड़ी और इससे बातें, ये कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला था और उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उस जर्मनी का एकीकरण का जनक भी कहा जाता था। तो ये भी याद रखना है कि आता है कि जर्मनी का जनक किसे, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। और ये
कहाँ संबंध किस देश से रखता था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो गया वो, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो याद रखना इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा विलियम प्रथम को। ठीक है, विलियम प्रथम को। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, मतलब सम्मिलित था। तो इसमें देखो 4 देश सम्मिलित थे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कौन से देश सम्मिलित थे, तो केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देश में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। ठीक है, क्या था, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। ठीक है, क्या था, बुल्गारिया। तो ये 4 देश शामिल थे। तो इसमें पूछा गया शामिल, तो देखेंगे जर्मनी क्या है इसका आंसर सही। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, बढ़ेंगे बाबू आगे कि अगला क्वेश्चन कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पीछे आ चुका था, प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज को पढ़े थे। कह रहा है यंग इटली सोसाइटी, अच्छा ये थोड़ा अलग है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, क्या मैरीगोल्ड थे, मैरीगोल्डी थे, बिस्मार्क थे, कपूर थे या मोजनी थे। तो आंसर इसका जो सही होगा वो क्या होगा, वो आंसर हमारा क्या होगा सही, इसका सही आंसर होगा हमारा मोजनी। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा वो मोजनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश से हुआ था। अथवा ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ध्यान रखना पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वो कहां हुई थी बाबू, इटली में। ठीक है, कहां हुई थी, इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो आंसर इसका जो होगा वो होगा 1848। देखिए सर्वप्रथम अगर पूछा जाता है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना कि अगर आपसे सर्वप्रथम पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए कि अगर सर्वप्रथम पूछा जाए, ठीक है, सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम जो था वो 1793। ठीक है, तो हुई थी 1793। ठीक है, 1793 है ना, इसका सही आंसर होगा। लेकिन होता क्या है कि 1848 में सम्राट के, देखेंगे यहाँ पे जो लिखा है सन 1848 में सम्राट को सिंहासन इच्युत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। यही गणतंत्र सर्वमान्य हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आंसर जो है, अगर आपसे यहाँ प्रश्न में देता कि फ्रांस में गणतंत्र की सर्वप्रथम घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, तो आंसर हो जाता 1793। लेकिन अब यहाँ पर सर्वप्रथम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब आंसर जो अब हमारा बनेगा वो बनेगा 1848। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। अच्छा ये वो क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू नहीं है। चलिए इस तरह से हमने अब तक जो है अपने 20 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। देखो कौन कौन से चलाए थे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा
असहयोग आंदोलन जी बिल्कुल चलाया गया था, चंपारण आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक से संबंधित चलाया गया था। लेकिन यहाँ एक देखिए, ये जो है खिलाफत आंदोलन, ठीक है, यही महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था। ठीक है बेटे, यही महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था। अगर इसको पूछ लिया जाए कि किसने चलाया था, तो इसका चलाने की बात आती है तो ये कौन थे? अबुल कलाम। ठीक है, कौन थे? अबुल कलाम, ये थे अबुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। गुलामगिरी कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, ध्यान रखोगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी है वो हमारे किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? देखो, अगर आपसे पूछेगा कि चौरी चौरा कब हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा कब हुआ था, तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो होती है सन चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? अच्छा, हाँ, पहले ऑप्शन देखेंगे। रॉलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, यानी कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये जो किया गया था वो सन 1878 में। ठीक है, कब किया गया था? 1878 में। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपके इंपोर्टेंट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इस चीज का ध्यान देना। तो इस हिंद स्वराज के लेखक जो थे, एक पुस्तक थी और ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ जो उपन्यास के लेखक थे हमारे, वो कौन थे? वो थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कौन थे हमारे? बंकिम चंद्र चटर्जी। किधर चला गया? हाँ, ये रहा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो जो सही आंसर होगा हमारा, ज्योतिबा फुले ने जो लिखी थी गुलामगिरी। ठीक है, ये जो गुलामगिरी पुस्तक थी, जो लोग पहले गुलामी करवाते थे और अमेरिका को ये समर्पित की गई, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसका अर्थ था गुलामी, और उन्होंने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो था वो सन 18 मार्च 1919 को। ठीक है, कब होता है ये? 18 मार्च 1919 को। आंसर इसका कौन सा बनेगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुमास्ता क्या है? ठीक है, गुमास्ता क्या है? तो गुमास्ता याद रखना
एक वेतन भोगी नौकर नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसका काम कंपनी को उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कारीगरों और स्थानीय बुनकरों के साथ सौदा करना था। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा बनेगा वो कौन था? वेतन भोगी कर्मचारी। ठीक है, कौन था? वेतन भोगी कर्मचारी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबको ये पता है कि वो कौन था? जनरल डायर। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? जनरल डायर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे। तो आंसर इसमें क्या आएगा हमारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। देखिए सभी में 1919 1919, बट आपको ये 13 अप्रैल का दिन याद रखना है, 13 अप्रैल का दिन। ठीक है, चलिए तो इस अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ठीक है, महात्मा गांधी को। सबको पता होगा किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को। ठीक है, कौन थे वो? महात्मा गांधी थे। ठीक, आंसर हमारा महात्मा गांधी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 में। ठीक, कब हुई थी? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था? तो याद रखना है, ये जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने बात बोली थी? ये जो बात बोली थी हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी वो सन 1922 में। ठीक है, कब हुई थी? 1922 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ठीक है बेटा, बोलेंगे तो ये घटना होती कब है? तो याद रखना है 6 अप्रैल। कब होती है? 6 अप्रैल को ये घटना होती है। अच्छा, 6 अप्रैल सन क्या थी? सन हमारी होती है 1930 को। ठीक है, 1930 को ये घटना होती है, 1930 को। ठीक है ना, तो 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक कानून तोड़कर की गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? नमक कानून तोड़कर इसकी की गई थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नमक कानून तोड़कर। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? मतलब जन्मदिन था उस दिन, किसका था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है,
किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? तो याद रखना 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब जो है आरंभ किया था? देखो ऊपर क्या था हमारा? ऊपर था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये जो कौन सा आंदोलन है? ये हमारा है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1920। ठीक है, 1920 असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। अब यहीं से एक घटना घटित हुई थी जिसको बीच में रोक देना पड़ा था। 1922 में इसको रोक दिया गया था। 1922 में रोक दिया गया। क्यों रोक दिया? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था इसी दिन। ठीक है, इसलिए इसको असहयोग आंदोलन को बीच में रोकना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा भी किसने दिया था? तो ये भी कौन थे? हमारे महात्मा गांधी थे। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को, ठीक है, नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, या इनमें से सभी? तो इसमें देखिए सभी ही इसके सही ऑप्शन है, तो मतलब इनमें से सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो देखिए महात्मा गांधी आते हैं 1915 में। कब आते हैं? 1915 9 जनवरी को। ठीक है, कब आते हैं? 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी। ठीक, 9 जनवरी को वापस आते हैं। और असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या था? रॉलेट एक्ट जो था इसका मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया? विनोबा भावे के द्वारा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बोलेंगे सभी बच्चे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो ध्यान रखो 1930 में। ठीक है, कब चलाया गया? 1930 में। अगला क्वेश्चन है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंपारण। ठीक है, क्या होगा? चंपारण। आगे बढ़ेंगे। सत्याग्रह आंदोलन पूछा जाता है तो कब किया है? तो ध्यान रखना ये 1917 में किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? ठीक है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है या किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? सबको पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर देखिए यहाँ पे वंदे मातरम गीत की जो रचना की थी वो किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। कुछ चीजें हैं इसके साथ में वो भी हम करते हैं। और अगर बात होती है कि इस गीत का प्रकाशन कब हुआ, तो 1882 में हुआ था। ठीक है, और ये क्या था? एक उपन्यास था जो आनंद मठ में क्या है? अंतर्निहित है। ठीक, गीत के रूप में हुआ था। सर्वप्रथम इस गीत को कब गाया गया? तो वर्ष 1896 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो हमें हर पल तैयार रहना है, कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पोरियार
पोरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ठीक है, आंसर इसका देना सभी बच्चे को, कौन थे तो याद रखोगे। ये एक समाज सुधारक थे। क्या थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक है बेटा, क्या थे? समाज सुधारक थे। पोरियार रामास्वामी नायक तमिलनाडु के समाज सुधारक थे और इन्होंने वर्ष 1919 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। और इन्होंने किस पे बल दिया था? इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया तथा वर्ष 1923 ईस्वी में मंदिरों को हरिजनों के प्रवेश के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इसी के साथ आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केसरी नामक पत्रिका का संबंध किससे है? गोखले, तिलक, सुभाष, टैगोर। तो याद रखना, ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किस में लिखी गई थी? मराठी भाषा में लिखी गई थी और तिलक के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो कौन होगा? तिलक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो 1929 की जो महामंदी का प्रमुख कारण था वो था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन जो था, इसका सही आंसर था। ठीक है, 1929 में जो बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, तो क्या कारण हुआ था कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा अधिक उत्पादन की दर बढ़ गई थी। इस वजह से वहां पर सभी अनाज वगैरह जो है सस्ता हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्न लॉ से संबंधित देश है? कार्न लॉ से संबंधित देश है, याद रखना, कार्न लॉ से संबंधित देश कौन है? ब्रिटेन। ठीक है, कौन है? ब्रिटेन इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पर पड़ा था? तकनीक पर, परिवहन पर और कृषि क्षेत्र पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी बच्चे आंसर अपने माइंड में के आंसर भी चलाएंगे, क्योंकि ठीक है, बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो याद रखोगे, सबसे जो भयावह आर्थिक घटना थी 1929 में घटित हुई थी। और 1929 में जब वहां पे कृषि क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ा था। ठीक है, तो किसका आंसर भी क्या बनेगा? हमारा कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये जो शहर था ब्राजील के एक रियो डी जेनेरिया। ठीक है, जेनेरियो में आयोजित किया गया था और सम्मेलन 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने मुलाकात भी की थी। तो रियो डी जेनेरो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका में रिडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिडर पेस्ट क्या था? एक फूल था, एक जानवर था, एक बीमारी थी, या फिर एक स्थान था? तो ये एक क्या थी? बीमारी थी। ठीक है, क्या थी? बीमारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, या धन का निवेश होना? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? वो सही आंसर होगा हमारा, सही आंसर होगा स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन पे अगले तरफ बढ़े, क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 10 दिसंबर। ठीक है, कब हो जाएगा? 10 दिसंबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है,
पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन होता है वो 14 जून 1992 में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1992 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आंतरिक व्यापार। ठीक है, क्या बोला जाता है? आंतरिक व्यापार। मतलब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान, अगर ये दूसरे देश में जाता तो वो कहलाता अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो अभी कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे था? एजेंडा 21 का संबंध किससे था? तो याद रखना, इसका जो संबंध था वो किससे था? सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। ठीक है, आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? देखो, बाहर ये भी बताया कि दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, आंसर इसका कौन सा सही होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में बस यहीं तक होगा और आगे नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आपको आज शाम को, आज टोटल 2 या 3 पार्ट में आपको टोटल एसएसटी के जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सब करा दिए जाएंगे। और यकीन मानिए इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आज हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे जाना और पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।